चैप्टर 15 कलन परिवार। बादल भरे एक और दिन की फीकी रोशनी ने अंततः मुझे जगा दिया। मैं अपनी बांह आंखों पर रखकर लेटी थी। मदहोश और स्तब्ध कोई चीज मेरी चेतना में आने के लिए जूझी, जैसे मैं किसी सपने को याद करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आह भरी और ज्यादा सोने की उम्मीद में करवट बदली, लेकिन तभी पिछले दिन की यादों का सैलाब आ गया। ओह! मैं इतनी तेजी से उठकर बैठी कि मेरा सिर ही घूमने लगा। तुम्हारे बाल सूखी घास के पूले जैसे लगते हैं, लेकिन ये मुझे पसंद हैं। उसकी शांत आवाज कोने की रॉकिंग चेयर से आई। एडवर्ड, तुम रुके रहे, मैंने खुश होकर कहा और बिना सोचे विचारे कमरे के पार उसकी गोद में छलांग लगा दी। जब मुझे होश आया और मैंने अपनी इस हरकत के बारे में सोचा, तो मैं जम गई और अपने अनियंत्रित उत्साह से सदमे में आ गई। मैं उसे घूरने लगी, मुझे डर था कि मैंने गलत रेखा लांघ ली है। लेकिन वह हंस दिया। जाहिर है, उसने जवाब दिया। वह आश्चर्यचकित था, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया से खुश नजर आ रहा था। उसने अपने हाथों से मेरी को छुआ। मैंने अपना सिर सावधानी से उसके कंधे पर रखा और उसकी त्वचा की महक सूंघने लगी। मुझे लग रहा था कि यह एक सपना था। तुम इतनी सृजनात्मक भी नहीं हो, उसने खिल्ली उड़ाई। चाली, मुझे याद आया। मैं बिना सोचे एक बार फिर उछली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। वे 1 घंटे पहले चले गए थे तुम्हारी बैटरी के तार दोबारा जोड़ने के बाद। मुझे मानना होगा कि इससे मैं निराश हुआ था। अगर तुम कहीं जाने पर आमादा हो, तो क्या तुम सिर्फ इससे रुक जाओगी? मैं जहाँ खड़ी थी, वहीं खड़ी खड़ी सोचने लगी। मैं उसके पास लौटने के लिए लालायित थी, लेकिन डर रही थी कि सुबह मेरी सांस में अलग तरह की महक आ सकती है। सुबह तुम आम तौर पर इतनी परेशान नहीं होती हो, उसने कहा। उसने मेरे लौटने के लिए बाहें खोल दी। एक ऐसा आमंत्रण जिसका प्रतिरोध करना संभव नहीं था। मुझे एक इंसानी मिनट चाहिए, मैंने स्वीकार किया। मैं इंतजार करूंगा। मैं तेजी से बाथरूम में गई और मेरी भावनाएं पहचान में नहीं आ रही थीं। आईने में जो चेहरा दिख रहा था, वह किसी अजनबी जैसा दिख रहा था। आंखें बहुत ज्यादा चमकीली, गाल की हड्डियों पर लाल निशान। टूथब्रश करने के बाद मैंने अपने बालों के उलझे हुए झमेले को सीधा करने पर मेहनत की। मैंने अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारा और सामान्य ढंग से सांस लेने की कोशिश की, जिसमें मुझे बहुत कम सफलता मिली। मैं आधा दौड़कर अपने कमरे में गई। यह एक चमत्कार जैसा लग रहा था कि वो वहां पर था और उसकी बाहें मेरा इंतजार कर रही थीं। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाए और मेरा दिल अस्थिर गति से धड़कने लगा। दोबारा स्वागत है, वह बुदबुदाया और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उसने कुछ समय तक खामोशी में मुझे धीरे धीरे झुलाया। तभी मैंने इस बात पर गौर किया कि उसके कपड़े बदले हुए थे और बाल सपाट थे। तुम गए थे, मैंने आरोप लगाया और उसकी नई शर्ट की कॉलर को छुआ। मैं जिन कपड़ों में अंदर आया था, उनमें बाहर कैसे जा सकता था? पड़ोसी क्या सोचते? मैं हैरान थी। तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी, मैंने ज्यादा कुछ नहीं खोया। उसकी आंखों में चमक आई। तुम पहले ही नींद में बोल चुकी थीं। मैं कराही। तुमने क्या सुना? उसकी सुनहरी आंखें बहुत नर्म हो गईं। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो तो तुम पहले से जानते हो, मैंने अपना सिर झुकाते हुए उसे याद दिलाया। फिर भी ये सुनना अच्छा लगा। मैंने उसके कंधे में चेहरा छिपा लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने फुसफुसाकर कहा। अब तुम मेरी जिंदगी हो, उसने जवाब दिया। उस पल कहने के लिए और कुछ नहीं था। वो मुझे आगे पीछे झुलाता रहा, जब तक कि कमरे में रोशनी बढ़ नहीं गई। नाश्ते का समय, उसने अंततः सामान्य अंदाज में कहा। मुझे यकीन है, वह ये साबित करना चाहता था कि उसे मेरी सारी मानवीय कमजोरियां याद हैं। इसलिए मैंने अपना गला दोनों हाथों से पकड़ा और आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सदमा छा गया। मजाक कर रही थी, मैं मक्कारी से हंसी। और तुम कह रहे थे कि मुझे अभिनय करना नहीं आता, उसने अरुचि में त्योरियां चढ़ाईं। यह मजेदार नहीं था। ये बहुत मजेदार था और तुम ये बात जानते हो। लेकिन मैंने उसकी सुनहरी आंखों की सावधानी से देखकर यह सुनिश्चित किया कि उसने मुझे क्षमा कर दिया था। जाहिर है, उसने कर दिया था। क्या मैं उस वाक्य को दूसरी तरह से कहूँ? उसने पूछा।
इंसानों के लिए नाश्ते का समय। ओह, ठीक है। उसने मुझे अपने पत्थर के कंधे पर धीरे से लटका लिया, लेकिन इतने अप्रत्याशित तरीके से कि मैं बदहवास हो गई। जब वो मुझे सीढ़ियों से नीचे आसानी से ले गया, तो मैंने प्रतिरोध किया, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे सीधे एक कुर्सी पर उतारा। किचन उल्लास में चमक रहा था और लगता था कि इसने मेरी मनोदशा को ग्रहण कर लिया था। नाश्ते में क्या है? मैंने चहकते हुए पूछा। इससे वह एक पल के लिए अवाक रह गया। मुझे पक्का नहीं है। वैसे तुम क्या पसंद करोगी? उसकी संगमरमर की भौं थिरकने लगी। मैं मुस्कराते हुए उछली। कोई बात नहीं, मैं अपनी पर्याप्त देखभाल कर सकती हूँ। मुझे शिकार करते देखो। मैंने एक बाउल और सीरियल का बॉक्स उठाया। मैं खुद पर उसकी निगाहों को महसूस कर सकती थी। जब मैंने दूध उड़ेला और चम्मच उठाई, मैंने अपना भोजन टेबल पर रख दिया और फिर रुक गई। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकती हूँ? मैंने पूछा, क्योंकि मैं शिष्टाचार निभाना चाहती थी। उसने अपनी आंखें गोल गोल घुमाईं। खा लो, बेला। जब मैंने पहला कौर खाया, तो मैं टेबल पर बैठकर उसे देखती रही। वो मेरी तरफ निहार रहा था और मेरी हर गतिविधि का अध्ययन कर रहा था। इससे मैं अपने बारे में चेतन हो गई। मैंने बोलकर उसका ध्यान भटकाने के लिए अपना मुंह खाली किया। मैंने पूछा, आज क्या योजना है? मैंने उसे सावधानी से जवाब तैयार करते देखा। मेरे परिवार से मिलने के बारे में क्या ख्याल है? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? वह आशावादी लग रहा था। हाँ, मैंने स्वीकार किया। मैं इससे कैसे इनकार कर सकती थी? वो मेरी आंखें देख सकता था। चिंता मत करो, वह बनावटी हंसी हंसने लगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं उनसे नहीं डर रही हूँ, मैंने स्पष्ट किया। मैं तो इस बात से डर रही हूँ कि वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। देखो, क्या वे हैरान नहीं होंगे कि तुम मुझ जैसी किसी को उनसे मिलाने के लिए घर ले आए? क्या वे जानते हैं कि मैं उनके बारे में जानती हूँ? ओह, वे हर चीज़ पहले से जानते हैं। जानती हो, कल उन्होंने इस बारे में शर्त लगाई थी। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी खुरदुरी थी कि मैं तुम्हें लौटा कर लाऊंगा या नहीं। हालांकि मैं ये कल्पना नहीं कर सकता कि कोई एलिस के खिलाफ शर्त क्यों लगाएगा। चाहे जो हो, हमारे परिवार में कोई चीज़ रहस्य नहीं रहती है। दरअसल, ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि मैं दूसरों के दिमाग की बात पढ़ सकता हूँ और एलिस भविष्य देख सकती है। और यह मत भूलो कि जैस पर तुम सभी को गर्मजोश बनने और अपने भेद बताने के लिए उत्साहित कर सकता है। तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी थी, वह प्रशंसात्मक अंदाज में मुस्कुराया। मैं कभी कभार ऐसा करने के लिए मशहूर हूँ। मैंने मुंह बनाया। तो क्या एलिस ने मुझे आते हुए देखा था? उसकी प्रतिक्रिया विचित्र थी। ऐसा ही कुछ, उसने असहज रूप से कहा और दूर घूम गया, ताकि मैं उसकी आंखें न देख सकूं। मैंने जिज्ञासा से उसे घूरा। क्या यह अच्छा है? उसने पूछा, जब वह अचानक मेरी तरफ मुड़ा और चिढ़ भरे भाव से मेरे नाश्ते को देखने लगा। सच कहूं तो ये बहुत ललचाने वाला नहीं लगता है। देखो, यह कोई चिड़चिड़ा भालू तो है नहीं। मैं बुदबुदाई और जब उसने गुस्से से घूरा, तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं अब भी सोच रही थी कि जब मैंने एलिस का जिक्र किया था, तो उसने इतनी विचित्र प्रतिक्रिया क्यों की थी। अटकलें लगाते हुए मैंने फटाफट अपना सीरियल खाया। वह एडोनिस की मूर्ति की तरह स्थिर किचन के बीच में खड़ा था और पीछे की खिड़कियों से अन्यमनस्कता से घूर रहा था। फिर उसकी निगाह मुझ पर लौटी और उसके चेहरे पर होश उड़ाने वाली मुस्कान दिखने लगी। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें मेरा परिचय अपने डैडी से भी करा देना चाहिए। वे पहले से ही तुम्हें जानते हैं, मैंने उसे याद दिलाया। मेरा मतलब है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रूप में। मैंने उसे शक भरी निगाहों से घूरा। क्यों? क्या ये परंपरा नहीं है? उसने मासूमियत से पूछा। मैं नहीं जानती, मैंने स्वीकार किया। मेरा डेटिंग इतिहास इतना कमज़ोर था कि मुझे इसकी परंपराओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वैसे डेटिंग के सामान्य नियम यहाँ लागू भी नहीं होते थे। तुम जानती हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि तुम। मेरा मतलब है, तुम्हें मेरी खातिर नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मुस्कान धैर्यवान थी। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ।
मैंने अपना बचा हुआ सीरियल बाउल को कोने में धकाया और अपना होंठ काटा। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ये तुम चार्ली को बताओगी या नहीं? उसने पूछा। क्या तुम सचमुच मेरे बॉयफ्रेंड हो? एडवर्ड, चार्ली और बॉयफ्रेंड शब्द के एक समय में एक ही कमरे में होने के विचार से मेरे अंदर खलबली होने लगी थी, जिसे मैंने दबाया। मैं मानता हूँ कि यह बॉय शब्द की काफी उदार व्याख्या है। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम दरअसल इससे भी ज्यादा हो। मैंने टेबल की ओर देखते हुए स्वीकार किया। देखो, मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें सारे खूनी विवरण देने की जरूरत है। उसने हाथ बढ़ाकर ठंडी, नर्म अंगुली से मेरी ठुड्डी उठाई। लेकिन तुम्हें इस बारे में कोई न कोई कारण तो बताना होगा कि मैं यहाँ इतना ज्यादा क्यों रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि चीफ स्वान मुझ पर नजरबंदी का आदेश लगा दें। क्या तुम सचमुच यहाँ रहोगे? मैंने अचानक चिंता से पूछा। सचमुच, जब तक तुम चाहो, उसने मुझे आश्वस्त किया। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, मैंने उसे चेतावनी दी। हमेशा हमेशा के लिए। वह धीरे धीरे टेबल के पास से घूमा और कुछ फुट दूर ठहरकर अपनी अंगुलियों से मेरे गाल छूने लगा। उसके चेहरे का भाव इतना गूढ़ था कि समझ में नहीं आ रहा था। क्या इससे तुम दुखी हो रहे हो? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि न जाने कितने समय तक मेरी आंखों को देखता रहा। क्या तुम्हारा नाश्ता हो गया? उसने आखिरकार पूछा। मैं उछल गई। हाँ, कपड़े पहन लो, मैं यहाँ इंतजार करूँगा। क्या पहनूं, ये तय करना मुश्किल था। मुझे नहीं लगता था कि शिष्टाचार की किसी किताब में ये बताया गया होगा कि जब आपका वैम्पायर प्रेमी आपको अपने वैम्पायर परिवार से मिलाने के लिए अपने घर ले जाए, तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। मन ही मन ये शब्द बोलना राहत की बात थी। मैं जानती थी कि मैं इससे जानबूझकर बचती थी। मैंने अंत में अपनी एकमात्र स्कर्ट को चुना, लंबी, खाकी रंग की, कैजुअल। मैंने गहरे नीले रंग का ब्लाउज पहना, जिसकी उसने एक बार तारीफ की थी। आईने में निगाह डालते ही मुझे समझ आ गया कि बालों को संवारना लगभग असंभव है, इसलिए मैंने उन्हें पीछे पोनीटेल में बांध लिया। ठीक है, मैं सीढ़ियों पर नीचे उतरी। मैं ठीक दिख रही हूँ। वह सीढ़ियों के नीचे इंतजार कर रहा था। जितना मैंने सोचा था, वो उससे ज्यादा करीब था और मैं धड़धड़ाती हुई सीधे उससे टकराने वाली थी। उसने मुझे संभाला और कुछ पलों तक सावधान दूरी तक रखा और फिर अचानक मुझे करीब खींच लिया। एक बार फिर गलत कहा, उसने मेरे कान में बुदबुदाया। तुम ठीक नहीं दिख रही हो, तुम तो बहुत जानलेवा दिख रही हो, किसी को भी इतना लुभावना नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। लुभावना मतलब? मैंने पूछा। मैं कपड़े बदल सकती हूँ। उसने सिर हिलाते हुए आह भरी। तुम बहुत नादान हो। उसने अपने ठंडे होंठ नज़ाकत से मेरे माथे पर दबाए और मुझे लगा जैसे कि कमरा घूमने लगा। उसकी सांस की महक के कारण कुछ भी सोचना असंभव हो गया। मैं बताऊं कि तुम मुझे कितना लुभा रही हो? उसने पूछा। स्पष्ट रूप से वह मेरे जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसकी अंगुलियां मेरी रीढ़ पर घूमी और उसकी सांस ज्यादा तेजी से मेरी त्वचा पर पड़ने लगी। मेरे हाथ उसके सीने पर बेजान थे और एक बार फिर मेरा सिर घूमने लगा। उसने अपना सिर हल्के से झुकाया और अपने ठंडे होंठों से मेरे होंठ दूसरी बार छुए, बहुत सावधानी से, उन्हें हल्के से खोलते हुए। और फिर मैं ढह गई। बेला, उसकी आवाज़ दहशत में आ गई जब उसने मुझे पकड़कर संभाला। तुमने मुझे चक्कर दिला दिए, मैंने चकराते हुए उस पर आरोप लगाया। मैं तुम्हारा क्या करूं? उसने चिढ़ में कराहते हुए कहा। कल मैं तुम्हें चूमता हूं और तुम हमला कर देती हो। आज तुम बेहोश हो जाती हो। मैं हंसी और सिर घूमने पर उसकी बाहों का सहारा लेती रही। कौन कहता है कि मैं हर चीज में अच्छा हूं? उसने आह भरी। यही तो समस्या है। मेरा सिर अब भी घूम रहा था। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। बहुत 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 अच्छे। क्या तुम्हें उल्टी जैसा महसूस हो रहा है? उसने पूछा। वह मुझे पहले भी इस तरह देख चुका था। नहीं, यह उस तरह का चक्कर नहीं है। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ। मैंने क्षमायाचना में अपना सिर हिलाया। मैं सोचती हूँ कि मैं सांस लेना भूल गई। मैं तुम्हें इस हालत में कहीं नहीं ले जा सकता। मैं ठीक हूँ, मैंने जोर दिया।
वैसे भी तुम्हारे परिवार वाले यही सोचते होंगे कि मैं पागल हूँ, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। उसने पल भर तक मेरे भाव को तौला। मुझे तुम्हारी त्वचा का ये रंग बहुत अच्छा लगता है, उसने अप्रत्याशित रूप से कहा। मैं आनंद के मारे लजा गई और दूर देखने लगी। देखो, मैं जो करने वाली हूँ, दरअसल उसके बारे में न सोचने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, इसलिए क्या हम चल सकते हैं? मैंने पूछा। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि तुम वैम्पायरों से मिलने उनके घर जा रही हो, बल्कि इस बात की चिंता है कि तुम्हारे ख्याल से वो वैम्पायर तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, है ना? हाँ, मैंने तुरंत जवाब दिया और उसके वैम्पायर शब्द कहने पर अपनी हैरानी को छुपाया। वह सिर हिलाने लगा। तुम कमाल की हो। जब वह मेरे ट्रक को चलाकर शहर के मुख्य हिस्से से बाहर ले गया, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे पता ही नहीं था कि वह कहाँ रहता है। हम कैलाव नदी के पुल के पार गए, सड़क उत्तर दिशा में घूम रही थी, मकान तेजी से हमारे पास से गुजर रहे थे और उनके बीच का फासला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वे ज्यादा बड़े भी होते जा रहे थे। फिर हम बाकी मकानों से भी आगे निकल गए, सिर्फ धुंध भरा जंगल बचा था जिसमें हम चले जा रहे थे। मैं ये तय नहीं कर पा रही थी कि उससे पूछूं या फिर धैर्य रखूं, तभी उसने अचानक ट्रक को एक कच्ची सड़क पर मोड़ लिया। इस पर कोई संकेत चिन्ह नहीं था और फर्न के वृक्षों के बीच इसे देखना मुश्किल था। जंगल दोनों तरफ से इस पर अतिक्रमण कर रहा था और आगे सिर्फ कुछ मीटर की सड़क ही नजर आती थी, क्योंकि यह सर्पाकार में प्राचीन पेड़ों के बीच से गुजरती थी। और फिर कुछ मील बाद जंगल थोड़ा कम घना हुआ और हम अचानक एक छोटी बगिया में पहुंच गए, या ये दरअसल लॉन था। वैसे जंगल की छाया कम नहीं हुई, क्योंकि 6 प्राचीन देवदार वृक्षों की घनी शाखाओं की छाया उस पूरे इलाके में थी। पेड़ों की सुरक्षात्मक छाया मकान की दीवारों पर थी, जो उनके बीच से ऊपर उठी थी, जिससे वह गहरा पोर्च छिप जाता था, जो पहली मंजिल के आसपास लिपटा हुआ था। मैं नहीं जानती कि मैं क्या उम्मीद कर रही थी, लेकिन निश्चित रूप से ये तो नहीं कर रही थी। मकान कालातीत, आकर्षक और शायद 100 साल पुराना था। इस पर हल्के, फीके सफेद रंग से पुताई हुई थी। ये 3 मंजिला, आयताकार और अच्छे अनुपात वाला था। खिड़कियां और दरवाजे या तो मूल संरचना का हिस्सा थे या उनका आदर्श जीर्णोद्धार किया गया था। मेरा ट्रक ही वहां दिखने वाला एकमात्र वाहन था। मैं पास ही नदी के बहने की आवाज सुन सकती थी, जो जंगल में छिपी हुई थी। वाह, तुम्हें पसंद आया? वह मुस्कुराया। इसमें एक तरह का सम्मोहन है। उसने मेरी पोनीटेल का सिरा खींचा और दबी हंसी हंसने लगा। तैयार? उसने मेरी तरफ का दरवाजा खोलते हुए पूछा। जरा सा भी नहीं, चलो चलते हैं। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी मेरे गले में अटक गई थी। मैंने घबराहट में अपने बालों पर हाथ फेरा। तुम प्यारी दिख रही हो। उसने कुछ सोचे बिना ही मेरा हाथ पकड़ लिया। हम गहरी छाया में चलते हुए पोर्च तक पहुंचे। मैं जानती थी कि वह मेरे तनाव को महसूस कर सकता है। उसका अंगूठा मेरे हाथ के पिछले हिस्से में गोले बनाता जा रहा था। उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। अंदर का परिवेश तो बाहर से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। ये बहुत चमकदार, बहुत खुला और बहुत बड़ा था। पहले यहाँ कई कमरे रहे होंगे, लेकिन अब पहली मंजिल की ज्यादातर दीवारों को हटाकर एक चौड़ी जगह बना दी गई थी। पीछे दक्षिण दिशा वाली दीवार की जगह पर अब कांच थे और देवदार के दरख्तों की छाया के पार लॉन चौड़ी नदी तक फैला था। पश्चिम दिशा में विशाल घूमती सीढ़ियों ने कमरे पर कब्जा कर रखा था। दीवारें, ऊंची बीम वाली छत, लकड़ी के फर्श और मोटे गलीचे, सभी में सफेद रंग के उतार चढ़ाव थे। हमारा अभिवादन करने के लिए एडवर्ड के अभिभावक खड़े थे दरवाजे के बाईं तरफ, फर्श के उठे हुए हिस्से पर एक भव्य ग्रांड पियानो के पास। जाहिर है, मैं डॉक्टर कलन से पहले मिल चुकी थी, लेकिन मैं उनके यौवन और उनकी आदर्श पूर्णता पर हैरान हुए बिना नहीं रह पाई। मैंने सोचा, उनके बगल में एस्मी ही होंगी, क्योंकि परिवार में वही अकेली थी जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके नैन नक्श भी बाकी की तरह पीले और सुंदर थे। उनके दिल के आकार के चेहरे और नर्म, हल्के भूरे रंग के लहरदार बालों की वजह से उन्हें देखकर मुझे मूक फिल्मों के दौर की अभिनेत्रियों की याद आ गई। वे छोटी,
पतली लेकिन बाकी से कम कोण वाली और ज्यादा गोल थीं। वे दोनों ही हल्के रंगों की अनौपचारिक पोशाक में थे, जो घर के अंदर के रंग से मेल खाते थे। वे स्वागत में मुस्कुराए, लेकिन हमारे पास आने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे लगा शायद वे नहीं चाहते थे कि मैं डर जाऊं। कार्लाइल, एस्मी, एडवर्ड की आवाज ने संक्षिप्त खामोशी को तोड़ा। ये बेला है। तुम्हारा बहुत स्वागत है, बेला। कार्लाइल नपे तुले, सावधान कदमों से मेरे करीब आए। उन्होंने अपना हाथ अनिश्चित अंदाज में उठाया और मैं उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ गई। आपसे दोबारा मिलना अच्छा लगा, डॉक्टर कलन। प्लीज मुझे कार्लाइल कहें। कार्लाइल। मैं उनकी तरफ मुस्कुराई और मेरे अचानक आत्मविश्वास ने मुझे हैरान कर दिया। मैं अपने बगल में एडवर्ड की राहत महसूस कर सकती थी। एस्मी भी मुस्कुराकर आगे बढ़ी और मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया। उनकी ठंडी, पत्थर जैसी पकड़ वैसी ही थी जैसी कि मुझे उम्मीद थी। तुमसे जानकर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने संजीदगी से कहा। धन्यवाद, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। और मुझे सचमुच हुई थी। ये किसी परीक्षा जैसा लग रहा था, जीती जागती स्नो वाइट। एलिस और जेस्पर कहाँ हैं? एडवर्ड ने पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे ठीक उसी समय चौड़ी सीढ़ियों के ऊपर प्रकट हो गए थे। हे एडवर्ड, एलिस उत्साह से चिल्लाई। काले बालों और सफेद त्वचा के झोंके की तरह वह सीढ़ियों पर दौड़ी और अचानक मेरे सामने आकर आकर्षक तरीके से रुक गई। कार्लाइल और एस्मी ने उसे चेतावनी भरी निगाहों से देखा, लेकिन मुझे उसका अंदाज पसंद आया। ये स्वाभाविक था, कम से कम उसके लिए। हाय बेला, एलिस बोली और मेरा गाल चूमने के लिए झुकी। अगर कार्लाइल और एस्मी पहले सावधान थे, तो अब वे बौखला गए थे। मेरी आंखों में भी सदमा था, लेकिन मैं बहुत खुश भी थी कि वह मुझे पूरी तरह पसंद करने लगी थी। एडवर्ड मेरे बगल में सख्त हो गया, जिससे मुझे हैरानी हुई। मैंने उसका चेहरा देखा, लेकिन उसका भाव समझ नहीं आया। मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि तुम्हारी खुशबू इतनी अच्छी है, उसने टिप्पणी की, जिससे मुझे काफी उलझन हुई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और फिर जेस्पर वहां आ गया, लंबा और शेर जैसा। ऐसे माहौल में रहने के बावजूद मैं अचानक अच्छा महसूस करने लगी। एडवर्ड ने एक भौं चढ़ाकर जेस्पर को देखा और मुझे याद आ गया कि जेस्पर क्या कर सकता है। हेलो बेला, जेस्पर ने कहा। वह दूर ही रहा और मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके आसपास असहज महसूस करना असंभव था। हेलो जेस्पर, मैं उसकी तरफ और फिर दूसरों की तरफ देखकर संकोच से मुस्कुराई। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपका घर बहुत सुंदर है। मैंने पारंपरिक रूप से जोर दिया। धन्यवाद, एस्मी ने कहा। हमें बहुत खुशी है कि तुम आई, उन्होंने सच्ची भावना से कहा। मुझे एहसास हुआ कि वे मुझे बहुत बहादुर मान रही थीं। मुझे ये भी एहसास हुआ कि रोज़ेली और एम्ट कहीं नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर मुझे एडवर्ड की बात याद आई, जब मैंने उससे पूछा था कि क्या बाकी मुझे पसंद नहीं करते। कार्लाइल के चेहरे का भाव देखकर मेरे विचारों का काफिला भटक गया। वे एडवर्ड की तरफ अर्थपूर्ण तरीके से देख रहे थे। कनखियों से मैंने एडवर्ड को एक बार सिर हिलाते देखा। विनम्र दिखने के लिए मैं दूर देखने लगी। मेरी भटकती हुई निगाह दरवाजे के पास मंच पर रखे सुंदर पियानो पर पड़ी। मुझे अचानक अपनी बचपन की फैंटेसी याद आई कि अगर मैं कभी लॉटरी जीत जाऊं, तो अपनी माँ के लिए ग्रैंड पियानो खरीदूंगी। वे बहुत कुशल नहीं थी, वे हमारे सेकंड हैंड अपराइट पियानो पर ही थोड़ा बहुत बजाती थी, लेकिन मुझे उन्हें पियानो बजाते देखने से प्रेम था। उस वक्त वे खुश और तल्लीन नजर आती थीं, तब वे मुझे एक नई, रहस्यमय इंसान दिखती थीं, माँ वाले व्यक्तित्व के बाहर, जिसकी मैं आदी थी। जाहिर है, उन्होंने पियानो की क्लास में भेजा, लेकिन ज्यादातर बच्चों की तरह मैं भी तब तक शिकायतें करती रही, जब तक कि उन्होंने इसे छुड़वा नहीं दिया। एस्मी ने मेरी तन्मयता को देख लिया। क्या तुम पियानो बजाती हो? उन्होंने पियानो की तरफ सिर झुकाते हुए पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बहुत सुंदर है। क्या यह आपका है? नहीं, वे हंसी। एडवर्ड ने तुम्हें यह नहीं बताया कि वह संगीत में माहिर है? नहीं, मैंने आंखें सिकोड़कर उसके अचानक मासूम भाव को गुस्से से घूरा। मुझे लगता है,
मुझे पता होना चाहिए था। एस्मी ने परेशानी में अपनी नाजुक भौहों को उठाया। एडवर्ड हर चीज कर सकता है ना? मैंने स्पष्ट किया। जेस्पर मक्कारी से हंसा और एस्मी ने एडवर्ड को आलोचनात्मक अंदाज में देखा। मुझे उम्मीद है कि तुम शान नहीं झाड़ रहे होगे, ये शिष्टाचार नहीं है, उन्होंने झिड़की दी। थोड़ा सा, वो खुलकर हंसा। इस आवाज से एस्मी का चेहरा नर्म हो गया और उन्होंने एक दूसरे की तरफ हल्के से देखा, जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। हालांकि एस्मी का चेहरा लगभग आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। वो दरअसल बहुत विनम्र रहा है, मैंने सुधार किया। आपने अभी कहा था कि शान झाड़ना शिष्टाचार नहीं होता, उसने आपत्ति की। हर नियम के अपवाद होते हैं, एस्मी ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा पियानो सुनना चाहूंगी, मैंने हामी भर दी। तो फिर ये तय हो गया। एस्मी ने एडवर्ड को पियानो की तरफ ठेला। वो मुझे भी साथ ले गया और अपने बगल वाली बेंच पर बैठा लिया। उसने पियानो की तरफ मुड़ने से पहले मुझे उत्तेजित भाव से थोड़ी देर तक देखा और फिर उसकी अंगुलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। कमरे में ऐसा संगीत भर गया जो इतना जटिल, इतना मनमोहक था कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ 2 ही हाथ बजा रहे हैं। मेरी ठुड्डी नीचे हो गई, मेरा मुंह हैरानी में खुला रह गया और मेरी प्रतिक्रिया पर मुझे पीछे से हंसी की हल्की आवाज सुनाई दी। एडवर्ड ने मेरी तरफ अनौपचारिक अंदाज में देखा। संगीत अब भी हमारे चारों ओर घुमड़ रहा था। उसने आंख मारकर पूछा, तुम्हें ये पसंद है? इसे तुमने लिखा है? मैंने समझते हुए सांस भरी। उसने सिर हिलाया। हाँ, ये एस्मी को बहुत पसंद है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर हिलाया। क्या गलत है? मैं बहुत महत्वहीन महसूस कर रही हूँ। संगीत धीमा हो गया, किसी और ज्यादा नर्म चीज में बदल गया और मुझे आश्चर्य हुआ कि संगीत में अब लोरी की धुन बुनी हुई थी। इसे तुमने प्रेरित किया था, उसने धीरे से कहा। संगीत इतना मीठा था कि बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं बोल नहीं पाई। वे तुम्हें पसंद करते हैं, तुम जानती हो, उसने बातचीत करने की खातिर कहा। खास तौर पर एस्मी। मैंने अपने पीछे देखा, लेकिन वे कहाँ गए? बड़ा कमरा अब खाली था। मुझे लगता है वे बहुत समझदारी से हमें थोड़ा अकेलापन दे रहे हैं। मैंने आह भरी। वे लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन रोज़ेली और एम्त। मैंने अपनी बात अधूरी रहने दी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी शंकाओं को कैसे व्यक्त करूं। उसने त्योरी चढ़ाई। रोज़ेली के बारे में चिंता मत करो, उसने कहा। उसकी आंखें चौड़ी और समझाने बुझाने वाली थीं। वह मान जाएगी। मैंने अपने होंठ संदेह में सिकुड़े। एम्त, देखो, वो सोचता है कि मैं पागल हूँ, जो सच है, लेकिन उसे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। वह तो रोज़ेली को समझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या है जिससे वो विचलित हो रही है? मुझे पक्का नहीं था कि मैं इसका जवाब जानना चाहती थी। उसने गहरी आह भरी। रोज़ेली को सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात है, जो हम हैं, उसके लिए यह मुश्किल है कि यह सच्चाई किसी बाहरी व्यक्ति को पता चले। और वह थोड़ी ईर्ष्यालु भी है। रोज़ेली मुझसे ईर्ष्या करती है? मैंने अविश्वास से पूछा। मैंने ऐसी दुनिया की कल्पना करने की कोशिश की जिसमें रोज़ेली जैसी अनन्य सुंदरी के पास मुझ जैसी साधारण लड़की से ईर्ष्या करने का कोई कारण हो सकता था। तुम इंसान हो, उसने कंधे उचकाए। उसकी इच्छा है कि काश वह भी इंसान होती। ओह, मैं बुदबुदाई, हालांकि मैं अब भी स्तब्ध थी। जेस्पर भी वैसे। ये दरअसल मेरी गलती है, उसने कहा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जेस्पर हमारी जीवनशैली को अपनाने वाला सबसे नया सदस्य है। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि वह दूरी बनाकर रखे। मैंने इसके कारण पर विचार किया और कांप उठी। एस्मी और कार्लाइल, मैंने जल्दी से आगे कहा ताकि वह गौर न करे। वे मेरी खुशी में खुश हैं। वास्तव में एस्मी को तो इस बात की भी परवाह नहीं होती। अगर तुम्हारे तीसरी आंख होती और जालीदार पैर होते। वे काफी समय से मुझे लेकर चिंतित थीं, इस बात से डर रही थीं कि मेरी बुनियादी संरचना में कोई कमी रह गई थी, कि जब कार्लाइल ने मेरा रूप परिवर्तन किया था तो मैं बहुत ज्यादा छोटा था। वे तो आह्लादित हैं। एलिस बहुत उत्साहित दिखती है। एलिस का चीजों को देखने का अपना अलग तरीका है, वह होंठ कसकर बोला। और तुम इसे बताने नहीं वाले हो, है ना?
हमारे बीच निःशब्द संवाद का एक पल गुजरा। उसे एहसास हुआ कि मैं जानती थी कि वो मुझसे कोई चीज़ छिपा रहा है। मुझे एहसास हुआ कि वो उस चीज़ को बताने वाला नहीं है। हाल फिलहाल तो कार्लाइल कुछ समय पहले तुम्हें क्या बता रहे थे? उसकी भौहें आश्चर्य के मारे आपस में जुड़ गईं। तुमने इस पर भी गौर कर लिया? मैंने कंधे उचकाए। जाहिर है। उसने जवाब देने से पहले कुछ पल तक मुझे विचारपूर्वक देखा। वे मुझे एक खबर देना चाहते थे, उन्हें पता नहीं था कि क्या मैं तुम्हें वह बात बताना चाहूँगा। क्या तुम बताओगे? मुझे बताना ही होगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक मैं थोड़ा ज़्यादा ही रक्षात्मक रहूँगा या हफ्तों तक, और मैं यह नहीं चाहता कि तुम मुझे तानाशाह समझो। क्या गड़बड़ हो गई? दरअसल कोई गड़बड़ नहीं है। एलिस ने तो बस स्वप्न में देखा है कि जल्दी ही कुछ मेहमान आने वाले हैं। वे जानते हैं कि हम यहाँ पर हैं और उनके मन में जिज्ञासा है। मेहमान? हाँ, देखो, जाहिर है वे हमारे जैसे नहीं हैं, उनके शिकार की आदतें अलग हैं। हो सकता है कि वे शहर में आए ही नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप में तुम्हें अपनी निगाहों से तब तक ओझल नहीं होने दूंगा जब तक कि वे चले न जाएं। मैं कांप गई। आखिरकार तुमने समझदारी भरी प्रतिक्रिया दी। वह बुदबुदाया। तो सोचने लगा था कि तुम्हें आत्मरक्षा का बोध है ही नहीं। मैंने इसे जाने दिया और दूर देखने लगी। मेरी आंखें एक बार फिर चौड़े कमरे में चारों तरफ घूमी। उसने मेरी निगाह का पीछा किया। इसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी, है ना? उसने पूछा। उसकी आवाज़ आत्मसंतुष्ट थी। नहीं, मैंने स्वीकार किया। कोई ताबूत नहीं, कोनों में खोपड़ियों के ढेर नहीं, शायद हमारे यहाँ मकड़ी के जाले भी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे लिए ये कितना निराशाजनक होगा, उसने संकोच से आगे कहा। मैंने उसके मजाक को नज़रअंदाज कर दिया। ये कितना रोशन है, कितना खुला खुला है। वह ज्यादा गंभीर था जब उसने जवाब दिया। यह एक जगह है जो हमें कभी छिपानी नहीं पड़ती। वह जो गाना बजा रहा था, मेरा गाना, वह खत्म हो गया। आखिरी धुनें ज्यादा उदासी के माहौल में बदल गईं। आखिरी धुन काफी अर्थपूर्ण ढंग से मदराती रही। धन्यवाद, मैं बुदबुदाई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने शर्माते हुए उन्हें पोंछा। उसने मेरी आंख का कोना छुआ और एक आंसू अपनी अंगुलियों पर उठा लिया जो मुझसे रह गया था। उसने अंगुली उठाकर उस बूंद की जांच की, फिर इतनी तेजी से कि मैं यकीन के साथ यह नहीं कह सकती थी कि उसने ऐसा किया था। उसने मेरे आंसू का स्वाद चखने के लिए अंगुली अपने मुंह में रख ली। मैंने सवालिया निगाह से उसे देखा और उसने एक लंबे पल तक मुझे घूरा, जिसके बाद आखिरकार वह मुस्करा दिया। क्या तुम बाकी का घर देखना चाहती हो? कोई ताबूत तो नहीं है? मैंने पुष्टि की। मेरी आवाज में जो ताना छिपा था वह उस हल्की लेकिन सच्ची चिंता को पूरी तरह नहीं छिपा पाया जो मुझे महसूस हो रही थी। उसने हंसकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पियानो से दूर ले गया। कोई ताबूत नहीं है, उसने वादा किया। हम विशाल सीढ़ियों पर ऊपर चढ़े। मेरा हाथ रेशम जैसी चिकनी रेलिंग पर फिसल रहा था। सीढ़ियों के ऊपर के लंबे हॉल में शहद जैसे रंग की लकड़ी के पैनल लगे थे, जैसे कि फर्श के पटिए थे। रोजेली और एम्ट का कमरा, कार्लाइल का ऑफिस, एलिस का कमरा। मुझे दरवाजों के पार ले जाते वक्त उसने हाथ से इशारा किया। वो आगे चलता रहता, लेकिन मैं हॉल के अंत में अचानक रुक गई और अपने सिर के ऊपर दीवार पर लटकने वाले आभूषण को अविश्वास से घूरने लगी। एडवर्ड मेरे चकराए हुए भाव पर हल्के से हंसा। तुम हंस सकती हो, उसने कहा। यह एक तरह से विडंबना है। मैं हंसी नहीं। मेरा हाथ अपने आप उठा और एक अंगुली आगे बढ़ी, मानो उस बड़े लकड़ी के क्रॉस को छूने वाली हो, जिसका गहरा रंग दीवार के हल्के रंग के विपरीत था। मैंने इसे छुआ नहीं, हालांकि मैं जिज्ञासु थी कि क्या इतनी पुरानी लकड़ी भी उतनी ही रेशमी महसूस होगी जितनी ये दिखती थी। ये बहुत पुराना होगा, मैंने अंदाजा लगाया। उसने कंधे उचकाए। 1630 के आसपास का होगा। मैंने क्रॉस से नज़र हटाकर उसे घूरा। इसे यहाँ क्यों रखा है? मैंने पूछा। पुराने दिनों की याद। ये कार्लाइल के डैडी का था। वे पुरानी चीज़ों का संग्रह करते थे। मैंने संदेह से पूछा। नहीं, इसे उन्होंने खुद बनाया था।
ये चर्च के उपदेश मंच के ऊपर दीवार पर लटकता था, जहां वे उपदेश देते थे। मेरे चेहरे पर सदमे की झलक दिखाई दे गई थी या नहीं, यह न जानते हुए भी मेरी निगाह उस सीधे सादे, प्राचीन क्रॉस की तरफ चली गई। मैंने मन में फटाफट हिसाब लगाया। क्रॉस 370 साल से ज्यादा पुराना था। खामोशी खींचती गई जब मैंने अपने दिमाग को इतने सारे वर्षों की अवधारणा को समझने की निरर्थक कोशिश की। तुम ठीक हो? वह चिंतित लग रहा था। कार्लाइल की उम्र क्या है? मैंने उसके प्रश्न को नज़रअंदाज करते हुए धीरे से पूछा और मैं अब भी घूर रही थी। उन्होंने अभी अभी अपना 362वां जन्मदिन मनाया है, एडवर्ड ने कहा। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और मेरी आंखों में लाखों सवाल थे। उसने मुझे सावधानी से देखते हुए आगे कहा, कार्लाइल का मानना है कि उनका जन्म लंदन में 1640 के दशक में हुआ था। उस वक्त समय का बहुत सटीक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, खास तौर पर आम लोगों के मामले में। वैसे ये क्रॉमवेल के शासनकाल से ठीक पहले की बात थी। मैंने अपना चेहरा शांत रखा और उसकी बात सुनते समय जागरूक थी कि वो मेरी भावभंगिमा पर गौर कर रहा होगा। अगर मैं विश्वास करने की कोशिश न करूं, तो यह ज्यादा आसान था। वे एक एंग्लिकन पादरी के एकमात्र पुत्र थे। उनकी मां उन्हें जन्म देते समय ही मर गई थीं। उनके पिता धर्म के मामले में काफी कट्टर थे। जब प्रोटेस्टेंट सत्ता में आए, तो उन्होंने रोमन कैथोलिक और दूसरे धर्मों के लोगों के उत्पीड़न में काफी उत्साह दिखाया। बुराई की वास्तविकता में भी उनका दृढ़ विश्वास था। उन्होंने चुड़ैलों, नरभेड़ियों और वैम्पायरों को पकड़ने के खोजी अभियानों का भी नेतृत्व किया। मैं इस शब्द पर बहुत स्थिर हो गई। मुझे यकीन है कि उसने गौर कर लिया था, लेकिन वह रुके बिना बोलता चला गया। उन्होंने बहुत से मासूम लोगों को जलाया। जाहिर है, वे जिन असली प्राणियों को खोज रहे थे, उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं था। जब पादरी बूढ़े हो गए, तो उन्होंने अपने आज्ञाकारी पुत्र को खोजी अभियानों का प्रभारी बना दिया। शुरुआत में तो कार्लाइल निराशाजनक साबित हुए। वे आरोप लगाने में जल्दबाजी नहीं करते थे, राक्षसों को तेजी से वहां नहीं देखते थे जहां वे मौजूद ही नहीं थे, लेकिन वे लगनशील और अपने पिता से ज्यादा चतुर भी थे। उन्होंने सच्चे वैम्पायर्स का एक दल खोज लिया, जो शहर के नालों में छिपा रहता था और शिकार करने के लिए सिर्फ रात को बाहर निकलता था। उन दिनों दरिंदे मिथक और किंवदंती न होकर असली माने जाते थे, इसलिए बहुत से वैम्पायर इसी तरह रहते थे। लोगों ने अपने कांटेदार पंजे और टॉर्च इकट्ठी की। उसकी संक्षिप्त हंसी अब ज्यादा स्याह थी और वहां इंतजार करने लगे, जहां कार्लाइल ने उन दरिंदों को सड़क से उतरते हुए देखा था। अंततः एक प्रकट हुआ। एडवर्ड की आवाज बहुत शांत थी। मुझे उसके शब्द सुनने के लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ रहा था। वो बहुत बूढ़ा रहा होगा और भूख की वजह से कमजोर होगा। जब उसे भीड़ की महक आई, तो कार्लाइल ने सुना कि वह दूसरों को लैटिन में पुकार रहा था। वह सड़कों पर दौड़ने लगा और कार्लाइल, जो उस वक्त 23 साल के थे और बहुत तेज दौड़ते थे, उस दौड़ में सबसे आगे थे। वह प्राणी आसानी से उनसे तेज भागकर निकल सकता था, लेकिन कार्लाइल सोचते हैं कि वह बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए उसने मुड़कर हमला कर दिया। उसने सबसे पहले कार्लाइल पर धावा बोला, लेकिन दूसरे लोग भी ठीक पीछे थे, इसलिए वह अपनी रक्षा करने के लिए मुड़ा। उसने 2 आदमियों को मार डाला और तीसरे को लेकर भाग गया। उसने खून बहाते हुए कार्लाइल को सड़क पर ही छोड़ दिया। एडवर्ड रुका। मैं समझ सकती थी कि वो किसी चीज को संपादित कर रहा है और मुझसे कुछ छिपा रहा है। कार्लाइल जानते थे कि उनके पिता क्या करेंगे। दरिंदे से संक्रमित हर चीज को नष्ट करना होगा और संक्रमित शरीर को जलाना होगा। कार्लाइल ने अपनी जान बचाने के लिए सहज बोध से काम किया। जब भीड़ उस वैम्पायर और उसके शिकार के पीछे गई, तो वे उस रास्ते से रेंगकर दूर चले गए। वे एक कोठरी में छिप गए और 3 दिनों तक सड़ते आलुओं में दफन रहे। यह एक चमत्कार था कि वे खामोश रह पाए और उन्हें कोई नहीं खोज पाया। फिर यह खत्म हो गया और उन्हें एहसास हुआ कि वे क्या बन गए हैं। मुझे पक्का नहीं है कि मेरा चेहरा क्या बयान कर रहा था, लेकिन उसने अचानक बताना छोड़ दिया। तुम कैसा महसूस कर रही हो? उसने पूछा। मैं अच्छी हूँ, मैंने उसे आश्वस्त किया। हालांकि मैंने झिझक में अपना होंठ काटा,
फिर भी उसे मेरी आंखों में जिज्ञासा की लपट दिख गई होगी। वह मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे होंगे। थोड़े से हैं। उसकी मुस्कान चमकते दांतों पर फैल गई। वह पलटकर हॉल में चलने लगा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी खींचने लगा। तो चलो, उसने प्रोत्साहित किया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ।